हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इनटू अ फोर्स विद अ कपल। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं देख लो। होता क्या है ये? ठीक, अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स एक्टिंग एट एन आर्बिट्रेरली चोजन पॉइंट इन देयर प्लेन टुगेदर विद अ कपल। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक ऐसा बॉडी है जिसमें बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सारे फोर्सेस को हम क्या करके एक सिंगल फोर्स में हम रिड्यूस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम क्या देखेंगे कि जब हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस हैं, ठीक, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में, उनको हम जब किसी एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, वही इस टॉपिक के अंदर हमें वही करना है। ठीक है, अब देखते हैं ये यहाँ पर आया कोप्लेनर फोर्सेस। तो कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेस जो एक ही प्लेन में लाई करें, या फिर जिन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में हो। ठीक है, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एक टेबल है आपके पास, ठीक है, उस टेबल पे आप पेन फैला दो। पेन मतलब जो लिखने वाले कलम हमारे पास होते हैं, ठीक, उनको आप डाल दो इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो जो अगर वो पेन हमारे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे फोर्सेस क्या होंगे? कोप्लेनर फोर्सेस होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी, विजुअलाइज कर पाए होगे आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। तो एक हमने यहाँ पर ये सिस्टम ले लिया है। ठीक है, ये कोई एक हमारी बॉडी है। अब इस पे ये जो हमारे पास एरो हैं, ये क्या है? अलग अलग फोर्सेस हैं। ठीक है, मान लो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये हमारा मान लो P1 फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा P2 फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा P3 फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाली एक कोई बॉडी है। ठीक, इस पे बहुत सारे फोर्सेस हैं, फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक, अब ये जो हमने इधर बनाया है, ये हमारा है ओरिजिन। ठीक है, ये हमारी है एक्स एक्सिस और ये हमारी है वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें हमने एक्स वाई एक्सिस भी ले लिए। अब इसमें क्या करना है हमें? देखो, जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या करना है, बहुत सारे फोर्सेस जो हैं हमारे पास, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा फोर्स है, उसको हमें एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस करना है। अगर जो पहले वाली वीडियो है हमारी, उसमें देखा होगा हमने रिजल्टेंट की बात करी थी, रिजल्टेंट और कंपोनेंट की। तो रिजल्टेंट क्या होता था कि जब हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, या फिर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस होते हैं, तो उनके सम के इक्विवेलेंट अगर हम कोई फोर्स फाइंड कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? रिजल्टेंट। यहाँ पर भी हम कुछ हद तक वैसा ही डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे फोर्सेस हैं, उनको एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस करना है। तो कहीं ना कहीं हम रिजल्टेंट ही तो फाइंड कर रहे हैं इन सारे फोर्सेस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास P1 P2 P3 है, तो हमें इनका बेसिकली रिजल्टेंट ही फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हमारे पास एक सिस्टम है। हाँ, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि लेट फोर्स P1, एक सेकेंड, लेट फोर्स P1 P2 and P3 are active at point अब ये जो फोर्स हमारे जिस जगह पर लग रहे हैं, इन पॉइंट को हम, मतलब इन फोर्सेस को हम नाम दे देते हैं। इन पॉइंट्स को A1 A2 A3। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। A1 8 पॉइंट, A1 A2 A3 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमने 2-3 फोर्स लिए हैं। ठीक, हमारे पास 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पर जो हमारे फोर्सेस हैं, ठीक है, P1 P2 P3, इन फोर्सेस को हम इनके कंपोनेंट्स में, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनके कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ भी आपको पता होगी। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये जो फोर्सेस है हमारे पास, एक सेकेंड, कंपोनेंट ऑफ दीज फोर्सेस, component of these forces along x-axis is along x-axis x1 x2 x3। ठीक है, एंड along y-axis y1 y2 एंड y3। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या किया हमने, इधर से देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास 3 फोर्सेस थे। ठीक है, अब ये जो फोर्स है हमारा, ठीक है, इसके हम x और y के y एक्सिस के अलॉन्ग हम इसके कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ये चीज़ पता होगी आपको कि अगर जैसे कि ये हमारे पास कोई इस तरीके का एक फोर्स या फिर कोई भी
जैसे फोर्स ही मान लेते हैं, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक। और ये एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो जो एक्स कंपोनेंट होगा हमारा वो क्या हो जाता है, पी कॉस अल्फा। यानी कि जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होता है उस एक्सिस के अलॉन्ग हम कॉस ले लेते हैं और उसकी अपोजिट जो एक्सिस होती है उसके हम साइन ले लेते हैं। पर यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है, ठीक, इसमें इन्होंने तो कुछ ऐसा डिस्कशन किया ही नहीं है कि एंगल कितना बन रहा है या कितना नहीं बन रहा है, P1 P2 P3 ये फोर्सेस कितना एंगल बना रहे हैं, ऐसी तो कोई जानकारी है नहीं हमारे पास ना। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपल इनके जो कंपोनेंट हैं उनको हम x1 x2 x3 x एक्सिस के अलॉन्ग और y1 y2 y3 क्या करेंगे, y एक्सिस के अलॉन्ग हम कंसिडर कर लेंगे। मानने में क्या जा रहा है, कुछ भी मान लो, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्सेस अलॉन्ग x एक्सिस दिस एंड अलॉन्ग y एक्सिस इज दिस, ठीक है। अब इनके जो x एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट हमने वो लिख लिए हैं, ठीक। अब इनका जो हम मान लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स कितना है यहाँ पे, लेट रिजल्टेंट फोर्स बी आर, लेट रिजल्टेंट फोर्स बी आर, ठीक। अब इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमने कितना मान लिया, आर, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, इसके भी तो हम कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं ना, एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। देखो ध्यान से देखो थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो फोर्सेस हैं हमारे, ठीक है, इन फोर्सेस को हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो जैसे कि इसको हमने रिड्यूस कर दिया और ये जो है एक फोर्स आर हमने मिल गया हमें, ये आर फोर्स जो है ये क्या है, इन सब का रिजल्टेंट है, मतलब P1 P2 P3 इनको जब हम जोड़ेंगे तो वो इस आर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये आर क्या होगा, इसका रिजल्टेंट। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको भी तो हम एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर सकते हैं ना, रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें भी एक्स और वाई के कंपोनेंट में बना सकते हैं, ठीक है। तो आर का जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा उसको हम क्या लेंगे, अगर अल्फा दिया गया होता तो हम अभी जो हमने बताया था कि कॉस अल्फा और साइन अल्फा ले लेंगे, लेकिन एंगल तो इसमें भी नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, इस आर जो फोर्स है हमारा, रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से मान लेंगे, लेट रिजल्टेंट बी आर एंड कंपोनेंट ऑफ आर, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस बी आर एक्स एंड component of r along y axis is r by, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स था उसका x एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको हमने आर एक्स ले लिया और y एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको हमने आर वाई ले लिया, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर देखो, जैसे ये हमारा फोर्स P है, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से अगर हम x और y एक्सिस बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलॉन्ग क्या होगा फोर्स इसका x1 और इसके अलॉन्ग क्या होगा y1, ये हमने माना था अभी, ठीक है। ऐसी ही सेम चीज़ अगर हम इसके लिए करें तो ये तुम्हारा क्या होगा x1 और ये तुम्हारा क्या होगा y2, सॉरी क्योंकि P2 है ना तो ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ऐसे अगर हम P3 के लिए करें तो ये क्या हो जाएगा x3 और y3, ठीक है। जो रिजल्टेंट फोर्स ये वाला r है हमारा, इसको हम अगर x एक्सिस पे लें तो क्या होगा ये rx और y एक्सिस पे क्या होगा ये ry। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो rx जो है ये किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी कि P1 P2 P3 का जो मतलब P1 P2 P3 जो फोर्स है हमारे, ठीक है, इनके जो x कंपोनेंट हैं उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं आर एक्स इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ पर हमने 3 फोर्स लिए हैं तो हम 3 बार लिखेंगे, अगर हमारे पास इनफाइनाइट फोर्स होंगे तो हम उसके लिए डेड डैश लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। सिमिलरली आर वाई क्या हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू डेड डैश, ठीक है। यहाँ पे हमने किया क्या है कि जो भी हमारे फोर्सेस थे उनको हमने पहले x और y के अलॉन्ग उनके कंपोनेंट फाइंड कर लिए, जो कि हमारे x1 y1 x1 x2 x3 और y1 y2 y3 थे, ठीक है। उसके बाद इन तीनों फोर्स को जब हम सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट को भी तो हम एक्स और वाई के अलॉन्ग मतलब स्प्लिट कर सकते हैं ना, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में आर का कंपोनेंट और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आर का कंपोनेंट आप फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो हमने आर एक्स ले लिया और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो हमने आर वाई ले लिया, ठीक है। जो आर एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो रिजल्टेंट का कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, इन तीनों फोर्सेस का जो एक्स कंपोनेंट है उसके सम के, और जो आर वाई मतलब जो रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो उसका कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा,
जो तुम्हारे फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स हैं उनके सम के इक्वल, ठीक है। तो यही चीज़ हम तो रिजल्टेंट के एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। आर एक्स हमारा क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। और जो भी जितने भी फोर्सेस होंगे उन सबका एक्स कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस के अलग हम ले लेंगे, उसके बाद फिर उसका सम कर देंगे, ठीक है। वैसे ही वाई एक्सिस जो आर वाई यानी कि रिजल्टेंट का जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है वो किससे आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 से, ठीक। अब इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट किससे हम डिनोट करेंगे, आर से, एक सेकेंड, रिजल्टेंट हम डिनोट करेंगे आर से, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब ये कैसे आया है, तो देखो जो तुम रिजल्टेंट निकाला है, ये रिजल्टेंट निकाला है उसमें हमने, तो हमारे पास ये जो एक्स एक्सेस है ये वाई एक्सेस है, ठीक है। इस एक्सेस के अलॉन्ग है आर एक्स, इस एक्सेस के अलॉन्ग है आर वाई, ठीक है। तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आर एक्स और आर वाई के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। आर एक्स और आर वाई के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। तो स्टार्टिंग में हमने एक पढ़ा था टॉपिक जिसमें हमने क्या किया था, हाँ, दो फोर्सेस थे तो उनके बीच उनका रिजल्टेंट हमने फाइंड किया था। तो उसका फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, ये चीज़ हमने पढ़ी थी फार्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा p क्या है, आर वाई, और q क्या है, आर एक्स। मतलब कुछ भी मान लो, अगर तुम q को आर वाई मान लोगे, p को आर एक्स मान लोगे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अल्फ़ा क्या है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल। p और q हमारे क्या होते थे, दो फोर्सेस होते थे, और अल्फ़ा क्या होता था, उन दोनों के बीच में एंगल। तो यहाँ पे p हमारा क्या है, आर एक्स, क्यू हमारा है आर वाई, और एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ये देखो आर एक्स और आर वाई के बीच में 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर अगर तुम अल्फ़ा की वैल्यू 90 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमें यही आंसर मिलेगा, आर इज इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी रिजल्टेंट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, कि ये तुमने पता कर लिया ना कि रिजल्टेंट हमारा क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेकिन अब वो किस डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो जो भी हमारे पास है रिजल्टेंट, जैसे कि ये था, और ये मान लो अगर इसका रिजल्टेंट है, और ये एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। हम एंगल क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें एंगल पता होगा तो हम बता सकेंगे ना कि वो किस क्वाड्रेंट में है या किस जगह पे लाई कर रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी उसकी, और मैग्नीट्यूड तुमने निकाल ही लिया है, ठीक है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, आर वाई अपॉन आर एक्स, ठीक है। ये फार्मूला ही होता है हमारा मैग्नीट्यूड, सॉरी, डायरेक्शन फाइंड करने का, आर वाई अपॉन आर एक्स, ठीक है। जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है रिजल्टेंट का, उसको डिवाइड कर देंगे जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। हम रिजल्टेंट फाइंड कर चुके हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अब हम क्या फाइंड करेंगे, जो हमारे फोर्सेस थे उन फोर्सेस का जो मोमेंट है उनका सम, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 फोर्स लग रहे थे अभी हमारे जो भी सिस्टम था उसमें, कितने 3 फोर्स थे ना, ठीक है। तो P1 का मोमेंट होगा, P2 का मोमेंट होगा, P3 का मोमेंट होगा, उन सब का सम हम करेंगे तो वो कितना आएगा, ठीक। अब हम ये चीज़ फाइंड करने वाले हैं, ठीक। यहाँ पर मोमेंट आ रहा है बार बार, ठीक है। तो मोमेंट होता क्या है, मोमेंट जो है हमारा ये, ठीक है, मोमेंट हमारा किससे, रोटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। रोटेशन बोल दो या फिर ये नेचर ऑफ रोटेशन ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, नेचर ऑफ रोटेशन, मोमेंट जो है वो क्या है, बेसिकली नेचर ऑफ रोटेशन है, ये रोटेशन के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम रोटेशन कर रहे हैं कि रोटेशन कब होगा किसी भी बॉडी में, अगर हमारे पास कोई एक बॉडी दी गई इस टाइप की मान लो है, स्क्वायर शेप की, ठीक है। अगर इस बॉडी में रोटेशन कब होगा, फिर से बोलो। अब हम यहाँ पर जो हमारे फोर्सेस थे, ठीक है, उन फोर्सेस का जो मोमेंट है उसका हम सम फाइंड करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये जो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट हमारा है, मोमेंट किससे रिलेटेड है, तो मोमेंट जो है हमारा ये नेचर ऑफ रोटेशन है, ठीक है। मोमेंट क्या है, नेचर ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब कोई भी बॉडी हमारे पास है तो उस बॉडी में रोटेशन कब होगा, यानी कि अगर हम आपको कोई एक इस टाइप के एक स्क्वायर शेप का हम कोई हल्की सी दफ्ती दे दें, हार्ड पेपर, कार्डबोर्ड, ठीक है, और उसको हम कहें कि अब ये रोटेट कराओ, तो रोटेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसको किसी एक पॉइंट पर फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जैसे कि ऐसे एग्जांपल ले लो, हमारा जो सीलिंग फ़ैन है, ठीक है, सीलिंग फ़ैन कब चलता है, जब हम उसको किसी एक फिक्स पॉइंट पे लटका देते हैं, यानी कि किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर देते हैं, तभी तो रोटेशन होता है उसमें। तो जब हमें इस कार्डबोर्ड, इसको मान लो अगर हम ए
बी सी डी नाम दे दें, ठीक है। इसको अगर हम किसी एक पॉइंट पर फिक्स करेंगे तब जाके ये रोटेशन दिखाएगा कहीं, ठीक है। तो रोटेशन के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो तुम्हारे पास एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, यानी कि इसको हम पी मान लेते हैं, फिक्स पॉइंट पी। तो रोटेशन के लिए क्या ज़रूरी है, एक तो तुम्हारा फिक्स पॉइंट और दूसरा तुम्हारा क्या ज़रूरी है, फोर्स। अब अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर दो और उस पर फोर्स ही ना लगाओ तब भी तो रोटेशन नहीं होगा उसमें। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है हमारे पास, एक तो वो फिक्स होना चाहिए, दूसरा उसमें फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए तुम ये समझो कि कोई एक तुम्हारे पास मान लो कार्डबोर्ड है, ठीक है, उसके सेंटर पे तुमने कील ठोक दी है, ठीक है, उसके सेंटर पे तुमने क्या किया है, कील लगा दी है। ये है मान लो यहाँ पर हमने कोई एक कील लगा दी है इसमें, ठीक है। अब जहाँ पर तुमने कील लगाई है उसको पकड़ के तुम उस पेपर को रोटेट कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से तुम इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम कील लगा के उसको फिक्स ना करो किसी पॉइंट पे तो तुम उस कार्डबोर्ड को मूव नहीं करा सकते, मतलब रोटेट नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये जो रोटेशन है अब तुम्हारा ये कितने तरीके का होगा, दो तरीके का, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारी सुई घड़ी की सुइयाँ जो चलती हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला सुई की घड़ी इसी तरीके से चलती है ना, यहाँ से आई फिर इधर गई ऐसे करके, और एंटी क्लॉकवाइज इसके जस्ट अपोजिट यानी कि इस तरीके से, ठीक है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो जैसे कि अगर हम यहाँ पर हमने कोई ये जो हमारी बॉडी है ABCD पेपर है या कार्डबोर्ड है, इसको हमने P पॉइंट पे फिक्स कर दिया। अब हम इस AB साइड के अलॉन्ग अगर हम फोर्स लगाएंगे तो यहाँ से लगेगा, तो क्या होगा, ये इस तरीके से मूव करेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी, ये तुम्हारा क्या हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर हम इसमें BC के अलॉन्ग यानी कि ये जो तुम्हारा है BC साइड, इसके अलॉन्ग अगर हम कोई एक फोर्स F लगाते हैं तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हमारा रोटेशन जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो जो मोमेंट होगा हमारा वो कैसा होगा, नेगेटिव, मोमेंट ऑफ फोर्स जो होगा वो नेगेटिव, ठीक है। अगर हमारा रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर मान लो हमने जिस पॉइंट पर फिक्स किया है उसी पॉइंट के अलॉन्ग हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट है ना, अब हम इसमें बीच से ही हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर ये मान लो खड़े, यहाँ से हम ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या इसमें रोटेशन होगी, नहीं होगी, ठीक है। यानी कि अगर हम जिस पॉइंट पे हमने फिक्स किया है उस पॉइंट पर ही अगर हम फोर्स लगाएंगे तो हमारा जो रोटेशन होगा वो नहीं होगा, रोटेशन नॉट पॉसिबल, या रोटेशन होगा ही नहीं, वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मोमेंट नेगेटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज में तो रोटेशन जो हमारा मोमेंट होगा वो पॉजिटिव। और अगर हम किसी फिक्स पॉइंट जिस पॉइंट पे हमने फिक्स किया उसी के अलॉन्ग अगर हम लगा रहे हैं तो हमारा रोटेशन होगा ही नहीं, या फिर हमारा मोमेंट जीरो होगा, रोटेशन नहीं होगा तो मोमेंट जीरो होगा, ठीक है। अब इसको देखो जैसे कि हमारा जो मोमेंट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, शायद 11th में पढ़ा होगा, मोमेंट होता है हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। इस चीज़ को देखो जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि अगर हमने इसको P पॉइंट पे फिक्स किया और इसी पॉइंट के अलॉन्ग हम कोई एक फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा रोटेशन जीरो होगा, या फिर हमारा जो मोमेंट है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। क्यों, तो देखो यहाँ पे क्या है, मोमेंट का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर मान लो तुम कोई भी F फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो F लिख दिया तुमने। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है कि जिस पॉइंट पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट फिक्स है या बॉडी को तुमने जिस पॉइंट पे फिक्स किया है वहाँ से तुम्हारे फोर्स तक की डिस्टेंस जो होती है वो हम यहाँ पे क्या लेते हैं उसको, मतलब वहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि ये है यहाँ पर, ठीक। अगर हम इस लाइन के अलॉन्ग यानी कि ये है अगर तुम्हारी CD साइड है इसके अलॉन्ग अगर हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट है फिक्स P, यहाँ से यहाँ तक की इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, तो यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी जगह पे रखी जाती है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर जैसे कि इस P पॉइंट अगर हम फोर्स लगा रहे हैं P पॉइंट के अलॉन्ग ही, जहाँ पर P पॉइंट है उसी के अलॉन्ग अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इसी पॉइंट पे फिक्स है, यहीं से तुम्हारी लाइन निकल रही है, फोर्स तुम्हारा लग रहा है, ठीक है, या फिर तुम्हारे जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वो इसी पॉइंट के अलॉन्ग है, तो यहाँ पे तुम्हारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जीरो, तो मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अगर इसकी कुछ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी तो उस केस में हमारे पास मोमेंट निकल के आएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना अगर तुम्हारे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, अच्छा ये लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो ना, ठीक है, तो वही तुम्हारी क्या होती है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। जैसे कि यहाँ पर ये फोर्स इधर लग रहा है ना, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसी फोर्स के अलॉन्ग। अगर यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तुम तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, CD के अलॉन्ग, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वहाँ से
तुम्हारा जो जिस पॉइंट पे बॉडी फिक्स है वहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तुम्हारा मोमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब जो हम टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे थे क्या था हमारा कि मोमेंट ऑफ फोर्स, सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो जो हमारे पास 3-4 फोर्सेस थे उन सब फोर्सेस के मोमेंट का हमें सम निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास फोर्सेस हैं, ठीक है, तो हम किसी एक का फाइंड कर लेंगे, उसके बाद देखो पहले एक का फाइंड कर लेंगे, बाद में उन सब का सम कर देंगे। ठीक है, उनका समेशन ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास ये मोमेंट आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास हमारा टॉपिक था कि सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, तो हम उनका सम निकालेंगे। तो पहले हम कोई एक फोर्स वन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स एक्सेस है, ये तुम्हारा वाई एक्सेस है, और ये तुम्हारा फोर्स है P1। ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट है तुम्हारा A1। ठीक है, ये इसका एक्स का मतलब वाई एक्सेस, और ये हमने एक्स एक्सेस बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, ये x1 है और ये इसका y1 एक्सिस के अलॉन्ग y1 कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब इसका हमें क्या करना है, मोमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन A1, फोर्स ऑन पॉइंट A1 विद रिस्पेक्ट टू O। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, ये जो हम मोमेंट फाइंड करेंगे ना वो किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। मतलब हमारे जो भी मोमेंट फाइंड करेंगे हम जिस भी फोर्स का, ठीक है, तो पहले तुम्हारी बॉडी फिक्स होनी चाहिए किसी पॉइंट पे। ठीक है, इसीलिए ऐसे मतलब जब भी क्वेश्चन देखोगे ना आप, तो इसमें इस तरीके से आएगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स P1 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O या विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। ठीक है, जिस भी पॉइंट की वहाँ पे जिक्र होगा, जिस भी पॉइंट का वहाँ पर जिक्र होगा, उस पॉइंट पे आपको बॉडी को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर फिक्स नहीं करोगे तो रोटेशन ही नहीं होगा, यानी कि मोमेंट ही नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, तो फोर्स ऑन पॉइंट A1 विद रिस्पेक्ट टू O। ठीक, इस A1 पॉइंट पर जो फोर्स है वो कितना है, P1 है। ठीक है, अब इस P1 का मोमेंट निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स P1। तो मोमेंट ऑफ फोर्स P1 का मतलब क्या हुआ, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये फिगर हम थोड़ा सा ना बड़ा बना रहे हैं इसको ताकि आसानी से दिख जाए। ठीक है, ये हमने फिर से उसी डायग्राम को हमने फिर से ड्रॉ किया है। यहाँ पर हमारा ये है पॉइंट A1। ठीक है, अब इसमें देखो हमें क्या करना है, ये पॉइंट है हमारा A। ठीक है, जो पिंक कलर का डॉट है यहाँ पे हमारा क्या है, पॉइंट A। ठीक है, A1। अब इसमें हमें फोर्स निकालना है, मतलब हमें पहले मोमेंट अगर फाइंड करना है तो हमारे पास पता होना चाहिए कि फोर्स क्या है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। ठीक है, ये तुम्हारा फोर्स है। ठीक है, इसका हमने x1 और y1 इसके कंपोनेंट हैं। ठीक है, अगर इस बॉडी पर हम मान लो ये जो पूरा ऐसे डिस्टॉर्टेड शेप का है, ये हमारा क्या है, एक बॉडी है। ठीक है, इस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो x1 हमारा P1 फोर्स का जो x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट जो कि x1 है, अगर हम इसके अलॉन्ग अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा मोमेंट क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स क्या है, x1, कैपिटल X1। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, जहाँ पर हमने इसको फिक्स कर रखा है। तो फिक्स हमने अगर इसको इस O पॉइंट पे कर रखा है, तो इस फोर्स की इस O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, अगर हम यहाँ पे ऐसे करके डॉट डॉट बना के लाएं, इस x1 फोर्स को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें, तो ये पॉइंट तुम्हारा O है। इस O पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, इस O पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, y1 होगी कि नहीं होगी। भाई देखो, फोर्स क्या है तुम्हारा, ये x1 इस डायरेक्शन में है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेनी है कहाँ तक की, जहाँ पर पॉइंट फिक्स है। तो O पॉइंट पर फिक्स है, तो इस O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी x1 तक की, ये वाला, मतलब ये y सेगमेंट, मतलब y एक्सिस पे जो इतना सेगमेंट है O से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं y1 क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x1 इंटू y1। लेकिन अब ये देखो, यहाँ पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी हमारी किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, अगर यहाँ से हमने फोर्स लगाया तो बॉडी ऐसे रोटेट करेगी। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मोमेंट क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा देखो, क्योंकि हमने इस P1 फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व किया है ना, तो जो दोनों कंपोनेंट हमारे उनका मोमेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो इस y एक्सिस के अलॉन्ग इसका मोमेंट, तो अब हम फोर्स कहाँ पर लगा रहे हैं, इसके अलॉन्ग। ठीक, इस y1 एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहाँ पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स हमारा कितना है, y1, क्योंकि P1 फोर्स का जो y कंपोनेंट है वो कितना है, y1। ठीक, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
ठीक है। तो फोर्स कहाँ पर है, ये वाला फोर्स ये है, इधर हम इसको अगर खींच के लाएं, ठीक है, तो ओ पॉइंट ये है, फिक्स पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फोर्स तक की कितनी होगी, x1, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा x1। अब देखो यहाँ पे अगर तुम इस तरीके से फोर्स लगाओगे यहाँ पे ऐसे करके, तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, इस तरीके से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया, प्लस का, यानी कि जो P1 फोर्स का मोमेंट है वो कितना है, x1 कैपिटल Y1 माइनस Y1 कैपिटल x1, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ये जो तुम्हारे पास मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स अगर नहीं समझ पाए हो तो इसको हम अलग से बता दे रहे हैं। जैसे कि हमारा जो हमने स्क्वायर लिया था अपना, ठीक है, इसको इस तरीके से बनाया है हमने। यहाँ पे ये मान लो अगर P पॉइंट है, ठीक, और हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ये हमारा फोर्स है, ठीक है। तो इसकी इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, इस F के अलॉन्ग, ये तुम्हारा पॉइंट फिक्स है। तो फोर्स यानी कि F परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस फोर्स F की इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या होगी, मोमेंट। वही चीज़ हमने यहाँ पर की है, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। ये फोर्स हमारा x1 है, क्योंकि x1 भी तो P1 का ही कंपोनेंट है ना, तो इस x1 के अलॉन्ग ये तुम्हारा फोर्स है। यहाँ से इस O पॉइंट तक की डिस्टेंस कौन सी, परपेंडिकुलर। तो इस जब x1 फोर्स को हम पीछे एक्सटेंड करते हुए लाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, जो कि क्या है, y एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि y कोऑर्डिनेट। अगर हम इस y1 के अलॉन्ग फोर्स लगाएंगे तो हमारा जो फोर्स होगा वो y1 हो जाएगा, और इस y1 से ओ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x एक्सिस पे, यानी कि x कोऑर्डिनेट। तो हमने उसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया था, मतलब y कोऑर्डिनेट y1 और x कोऑर्डिनेट x1, ठीक है। माइनस प्लस हमने क्यों लगाया था, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ तो माइनस, और एंटी क्लॉकवाइज में तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम इस साइड से फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से देखो तुमने ऐसे करके खुद इमेजिन करो, तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से तुम ऐसे इसमें उंगली मार रहे हो, यहाँ पे ये फिक्स है, तुमने ऐसे उंगली लगाई, धक्का लगाया, तो ये क्या हुआ, इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रहा है, जैसे हमारा कर्सर मूव कर रहा है इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो माइनस y1 है, तो यहाँ से तुमने रोटेट किया ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, प्लस का, ठीक। अब ये तो तुम्हारा P1 का हुआ। सेम इसी तरीके से हम P2 के लिए भी निकाल सकते हैं, P3 के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जितने फोर्स होंगे उन सबके लिए हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक, किसका, उन सारे फोर्सेस का, ठीक है। तो हम उसको क्या लिख देंगे, समेशन ऑफ x1 y1 माइनस, एक सेकेंड, माइनस y1 कैपिटल x1, ठीक। ये कैपिटल x1 और कैपिटल y1 क्या है, ये फोर्सेस हैं, P1 फोर्स के x और y कंपोनेंट, और स्मॉल x1 स्मॉल y1 क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि हमारे x और y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये इसका रिजल्टेंट। अब इस देखो ये जो मोमेंट होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, g से, ठीक है। तो हमारा जो g किसके इक्वल हो गया, समेशन x1 y1 माइनस y1 x1, ठीक है। इसको ये फार्मूला है, इसको अच्छे से याद करके लिख लो यहाँ पे, समेशन ऑफ x1 y1 माइनस y1 x1, ये हमारा आ गया फार्मूला, ठीक है, मोमेंट का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास जैसे कि यहाँ पर तुमने ओरिजिन लिया था, ठीक, अगर हमारे पास जो फिक्स पॉइंट है वो अदर देन ओरिजिन है, ठीक है, तो हम किस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम उसका मोमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।